एवरीवन, वेलकम टू सीएससी नाउ करंट अफेयर्स सीरीज। आज 8 जनवरी है। दैट मींस कि आपके नए साल के 7 दिन यानी कि एक हफ्ता बीत चुका है। होपफुली आप लोगों ने अपना जो न्यू न्यू ईयर रिजोल्यूशन है उसको अभी तक फॉलो किया होगा। ठीक है, और उसको आप फॉलो करते रहेंगे। जो लोग फेल हो रहे हैं, प्लीज स्टार्ट फॉलोइंग इट। डेली का करंट अफेयर्स सीरीज आप फॉलो करो। एक एक दो दो घंटे का वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। वी आर टेलिंग यू फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस। दो दो घंटे के वीडियो करंट अफेयर्स के न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं रिवाइज कर पाओगे एंड में, और पैनिक कर जाओगे। ओके, सो ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट्स इट, नथिंग, नो नॉनसेंस थिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस सीरीज, आज के वीडियो का, विद रेफरेंस टू द एम्पेम्बा इफेक्ट। ओके, प्रोनाउंसिएशन आप सभी लोग चेक कर लीजिएगा, वी माइट बी रॉन्ग। So for with reference to Mpemba effect, consider the following statements. The Mpemba effect refers to the phenomena in which hot water can freeze faster than cold water under certain condition. कह रहे certain condition में ना hot water जो है वो जल्दी freeze हो जाएगा, ठीक है, in comparison to cold water. The second option is the effect is explained by a single universally accepted mechanism applicable to all experimental situations. कह रहे एक single universally accepted definition है जिससे explain हो जाती है ये चीज। Then the third option is heating water can alter factors such as evaporation rate, dissolved gases, convection current, supercooling behavior, which may influence freezing time. Okay, साइंस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में आ सकता है। सो टेक 5-10 seconds, पॉज द वीडियो, रीड द ऑप्शंस अगेन एंड देन मार्क द आंसर। वीडियो को पॉज करके ही मार्क करना आप लोग, ऐसे नहीं कि आंसर आप देख रहे हो। इससे आपका मसल मेमोरी डेवलप होगा, आंसर मार्किंग एबिलिटी डेवलप होगा, एमसीक्यू एबिलिटी डेवलप होगा। ओके, सो राइट आंसर फॉर दिस इज आपका जो बी ऑप्शन है। ओके, टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब टू स्टेटमेंट में कौन सा वाला आपका सही नहीं है? सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फर्स्ट सही है, थर्ड भी सही है। आप देखो, यहाँ कह रहा है कि विच में इन्फ्लुएंस, कि ये इस फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ऑब्वियसली फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे। कह रहे फिनोमेना इन विच किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हॉट वाटर कैन फ्रीज, साइंस वाले क्वेश्चन यूजुअली सही होता है। लेकिन थर्ड में कह रहे हैं सिंगल यूनिवर्सली, इसके बारे में सिंगल यूनिवर्सल अभी एक्सप्लेनेशन नहीं है, मल्टीपल चीजें हैं, इस वजह से बी विल बी द राइट आंसर। So now coming to question number two, with reference to grasslands and climate change, consider the following statement. First, most of the carbon stored in grassland is present in above ground biomass. Second, grassland soil carbon is relatively less vulnerable to fires compared to forest biomass. Third, increased atmospheric CO2 can enhance carbon sequestration in grassland soil. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन वो क्या कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द कार्बन स्टोर्ड इन ग्रासलैंड इज प्रेजेंट इन अबव ग्राउंड बायोमास, तो ये गलत है। 90% जो ग्रासलैंड कार्बन होता है ना, वो आपका बिलो ग्राउंड होता है, अबव ग्राउंड नहीं होता है, बिलो ग्राउंड होता है। और यही कारण है कि जब भी फायर्स होते हैं, फॉरेस्ट फायर, तो वो बच जाता है काफी हद तक, बिकॉज वो बिलो ग्राउंड होता है। तो मैक्सिमम जो आपका होता है वो ग्रासलैंड सेव हो जाता है। तो फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, टू एंड थ्री। देन एज इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है आपके लिए, तो अगेन ग्रासलैंड से क्वेश्चन। सो ग्रासलैंड कंट्रीब्यूट टू फूड सिक्योरिटी प्राइमरीली थ्रू, कि फूड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करता है प्राइमरीली किस रीजन की वजह से? तो पहला है सपोर्टिंग पॉलिनेटर्स क्रिटिकल टू क्रॉप प्रोडक्शन, की क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो पॉलिनेटर्स जो है रिस्पॉन्सिबल, उनको सपोर्ट करता है। एक्टिंग एज मेजर सोर्सेज ऑफ टिम्बर एंड फ्यूल वुड, अब ग्रासलैंड जो है कह रहा है कि सोर्स ऑफ टिम्बर एंड फ्यूल वुड है। थर्ड ऑप्शन इज प्रोवाइडिंग साइट्स फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्लांटेशन, कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्लांटेशन के लिए साइट है ये। द डी ऑप्शन इज इनहेंसिंग मरीन न्यूट्रिएंट साइकिल, की इनहेंसिंग मरीन न्यूट्रिएंट साइकिल। कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, आई गेस 100% ऑफ यू विल गॉट गेट दिस आंसर राइट। सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। तो द राइट आंसर फॉर दिस इज ए, की जो सपोर्ट करता है पॉलिनेटर जो क्रिटिकल है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। ओके, So now coming to question number four, the regulation of AI-based cancer detection software directly addresses which of the following concerns? First, diagnostic accuracy and patient safety. Second, accountability and transparency in AI-driven medical decisions. Third, ethical issues such as bias and informed consent. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर। ठीक है, अब ये तीनों ही ऑप्शन सही है। जो एआई बेस्ड कैंसर डिटेक्शन का रेगुलेशन है उसमें आपको तीनों ही चीजें चाहिए। ठीक है, और एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी आप साइंस के क्वेश्चन करेंगे, साइंस का ही, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पॉसिबिलिटी बहुत सारी चीजों की होती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर आपको बोला जाए कि क्या स्पेस मिशन में न्यू इन्वेंशन है, मार्स पे जाने की पॉसिबिलिटी है, तो है पॉसिबिलिटी।
आपका सैटर्न पे जाने की पॉसिबिलिटी तो है, पॉसिबिलिटी तो साइंस एंड टेक में पॉसिबिलिटी वाले बहुत सारे ऑप्शन जो होते हैं वो सही होते हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। करेक्ट आंसर है सी। Coming to the next question, with reference to Bureau of Indian Standards, consider the following statement. It is India's national standard body responsible for standardization, certification, and quality assurance. And the second option is it is currently governed by Bureau of Indian Standards Act 2016. कि इस एक्ट के अंतर्गत ये गवर्न किया जाता है। And the third option is it functions under administrative control of Ministry of Corporate Affairs. अब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं यूपीएससी में, अभी भी पूछा जा सकता है 2026 में भी। ओके, सो टेक पॉज एंड देन मार्क द आंसर। तो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि ये सही है, एक्ट आपको 2016 वाला ही एक्ट है और स्टैंडर्डाइजेशन सर्टिफिकेशन को लेके ही है ये, तो पहला और दूसरा सही है। थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में नहीं आता है। ओके, नॉट इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ओके, सो होपफुली यू हैव गॉट इट राइट। So now coming to question number 6, with reference to the Open Network for Digital Commerce ONDC, और ONDC इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है, ये आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट, it is a decentralized digital network based on open protocol. Second, it functions as a centralized government owned e-commerce marketplace. Third, it aims to break platform monopolies and create a level playing field for MSMEs. तो पॉज करेंगे, मार्क करेंगे आप लोग आंसर। ठीक है, तो देखो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कह रहा है कि डिसेंट्रलाइज डिजिटल नेटवर्क बेस्ड ऑन ओपन प्रोटोकॉल, ये सही है। सेकंड कह रहा है इट फंक्शंस एज ए सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट ओन्ड ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। अब आप खुद ही सोचो कि सरकार जब ओपन प्रोटोकॉल की बात कर रही है, ओपन चीजों की बात कर रही है, तो वो अपना क्यों ई कॉमर्स मार्केट प्लेस बनाएगी सेंट्रलाइज्ड? उसके लिए तो पहले से ही बना रखा है उन्होंने, जिससे वो आप कमेंट में बताओगे उस सेंट्रलाइज्ड मार्केट प्लेस का, जिससे गवर्नमेंट जो है प्रोक्योरमेंट करती है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो गलत है। ओएनडीसी एक मार्केट प्लेस नहीं है, ओपन नेटवर्क है। राइट, एंड आप इसका नाम से भी आप पता कर सकते थे, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। राइट, और थर्ड ऑप्शन भी आपका सही है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, 1 and 3। The seventh question again from the same topic, as sir said कि important theme है इस साल के लिए। तो ONDC operates under administrative aegis of, ये कौन से मिनिस्ट्री या कौन से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MEIT। देन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। सी ऑप्शन इज डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन of Industry and Internal Trade अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कि जो आपका DPIIT है उसके अंदर आता है ये, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एंड द लास्ट ऑप्शन है डी आपका, नीति आयोग। काफी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, सो पॉज द वीडियो, मार्क द आंसर। ओके, so the right answer for this is not Niti Aayog, it's C, Department for Promotion of Industry and Internal Trade under the Ministry of Commerce and Industry। बाकी तीनों इसमें इनकरेक्ट है। ओके, Now coming to question number 8, which of the following constitutional provisions together establish that only eligible Indian citizens can be enrolled as voters? 1. Article 325, 2. Article 326, थर्ड आर्टिकल 328। तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर को। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आर्टिकल 325 है वो क्या मैंडेट करता है कि सिंगल इलेक्टोरल रोल होगा जो कि डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करेगा। आर्टिकल 326 क्या मैंडेट करता है? लिमिट करता है वोटिंग राइट टू इंडियन सिटीजन एज 18 एंड अबव, सिर्फ 18 साल से ऊपर के लोग ही वोट कर सकते हैं। और 328 जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से डील करता है। राइट, वोटर एलिजिबिलिटी से डील नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, 1 and 2। this is you can say bonus or last question for the day. With reference to biomaterials, okay, biomaterials, consider the following statements। again science type का क्वेश्चन है। Biomaterials are derived wholly or partly from biological sources or produced using biological processes such as fermentation। कि partly या fully जो है ना, ये उस प्रोसेस से, बायोलॉजिकल प्रोसेस से बनता है। एंड द सेकंड ऑप्शन इज ऑल बायोमेटेरियल्स आर केमिकली आइडेंटिकल टू पेट्रोलियम बेस्ड प्लास्टिक्स। एंड देन द थर्ड ऑप्शन इज बायोमेटेरियल्स नेसेसरली रिक्वायर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर देयर प्रोडक्शन। ओके, नाउ पॉज द वीडियो, मार्क द आंसर। साइंस टेक का क्वेश्चन है, लॉजिकल बेस चलता है ये। ओके, सो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि आपका जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन है इट इज इनकरेक्ट। ऑल बायोमेटेरियल आर आइडेंटिकल टू प्लास्टिक, वाला पेट्रोलियम बेस्ड प्लास्टिक, गलत है। आपका एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। देन द थर्ड ऑप्शन इज बायोमेटेरियल्स नेसेसरली, नो ऑलवेज, यू कैन से नेसेसरली कह रहे हैं, रिक्वायर्स जेनेटिकली मॉडिफाइड।
बिना जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के भी ये चीज हो सकती है। ओके, सो ये मैंडेटरी नहीं है, मे बी यूज मे नॉट बी यूज। ओके, सो इसका जो आंसर आपका राइट है ओनली ए। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू एवरीवन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज वी सेड, 8-8 क्वेश्चन आप डेली करते चाहिए। 99% क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के सही होंगे यूपीएससी प्रीलिम्स में।